लालपुर गांव में रामचंद्र नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी कपड़ों की दुकान थी और उसकी दुकान पर 3 नौकर थे। मोनू, तुम अपने घर गए थे ना? तुम्हारी बहन की शादी कैसी रही? बहुत अच्छे से हो गए मालिक। अगर आपने पैसों की मदद नहीं की होती तो पता नहीं क्या होता। ये तो सब ऊपर वाला करता है, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ। रामचंद्र बहुत दयालु था और सबकी मदद किया करता था। मोनू भाई, सेठ जी कितने अच्छे हैं। मुझे भी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। मदद नहीं, बस एडवांस दिलवा दीजिए ना। अरे तुम खुद ही कह दो ना सेठ जी से, सेठ जी मना नहीं करेंगे। सबको इतनी आसानी से पैसे देते हैं? जरूर इस सेठ के पास बहुत ज्यादा पैसा है। अगर मैं कभी कुछ चुरा लूं तो इस सेठ को पता भी नहीं चलेगा और मैं माला माल हो जाऊंगा। एक दिन रामचंद्र जी को हाथ में चोट लग जाती है। उनका हाथ सूज जाता है तो वो अपनी हीरे की नई अंगूठी उतारकर दराज में रख देते हैं और भानु वो देख लेता है। अब तेरी किस्मत बदलने वाली है भानु बेटा। अगर ये हीरे की अंगूठी तेरे हाथ लग गई ना तो ये लहंगा चोली के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। अपनी भी एक दुकान होगी, तू भी दिन भर सेठ की कुर्सी पर बैठा रहेगा, तेरे आगे पीछे नौकर चाकर घूमेंगे। सोचते सोचते भानु सपने देखने लगता है। उसे ये सब दिखाई देने लगता है। ओ भानु, क्या सोच रहा है? चल खाना खाने चलते हैं, सेठ जी भी आराम कर रहे हैं। तुम लोग जाओ यार, मेरा मन नहीं है। क्यों? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाई, मेरी तबीयत एकदम दुरुस्त है, बस कुछ करने का मन नहीं है। चल ठीक है, हम खाना खा के आते हैं। जैसे ही लोग बाहर जाते हैं, भानु मौका देखकर अंगूठी निकाल लेता है। शाम के समय। आज का हिसाब खत्म करो बच्चों, अब दुकान बंद करने का समय हो गया है। जब वे दराज खोलते हैं, अरे ये क्या, मेरी अंगूठी कहाँ गई? मोनू, भानु, भोला, तुम लोगों ने मेरी हीरे की अंगूठी कहीं देखी है क्या? कौन सी अंगूठी मालिक? क्या हुआ मालिक? अब कुछ नहीं, अब कल सुबह मिलते हैं। रामचंद्र रात भर सोचते रहते हैं। अगली सुबह। आज दुकान को दुल्हन की तरह सजाओ, हर आने जाने वाले का मुंह मीठा करवाओ, आज बड़ी खुशी का दिन है। ऐसी क्या बात है सेठ जी? दरअसल कई सालों पहले एक दिन मुझे एक हीरे की अंगूठी मिली। मैं उसे उठा के घर ले आया। उसी रात मुझे सपने में आकर एक बाबा ने श्राप दिया कि तूने पैसों के लालच में जो अंगूठी उठाई है, अब वही तेरा नुकसान करवाएगी। जब से वो अंगूठी मेरे पास थी, मुझे कहीं न कहीं घाटा होता रहता था। घर में कोई न कोई बीमार होता रहता था। पर कल वो अंगूठी किसी ने चुरा ली और वो चोर अंगूठी के साथ साथ शराब भी ले गया। पर अगर ऐसा ही था तो आपने वो अंगूठी फेंक क्यों नहीं दी सेठ जी? अरे बाबा जी ने कहा था कि न मैं उसे फेंक सकता हूँ, ना ही किसी को दे सकता हूँ। बस मुझे इंतजार करना है कि कोई स्वेच्छा से वो अंगूठी मुझसे ले ले। तो क्या आपका श्राप मुझे मेरा मतलब उस चोर को लग जाएगा? बिल्कुल। अब वो बेचारा ना अंगूठी फेंक सकता है, न किसी को दे सकता है। वैसे एक उपाय है। क्या उपाय सेठ जी? अरे तुम्हें क्या करना भानु भैया, अब चोर जाने और उसकी किस्मत। तू चुप कर, मैं तो ऐसे ही जानना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। दरअसल अगर पूर्णिमा की रात को चोर हमारी दुकान के पीछे वाले बरगद के नीचे अगर अंगूठी गाड़ दे तो वो श्राप से बच जाएगा। तो आपने क्यों नहीं ऐसा किया सेठ जी? तू मेरी जान ले ले। अरे भाई, मुझे ये उपाय अभी पता चला। कल पूर्णिमा है, कल मैं उस अंगूठी को गाड़ने वाला ही था। लो, कर लो बात, अब तो चोर गया काम से। भानु पसीना पसीना हो जाता है। रामचंद्र अगली रात बरगद के पीछे छुप कर बैठ जाते हैं। तभी उन्हें एक परछाई आती हुई दिखती है। जैसे ही वो परछाई
पेड़ के नजदीक आकर गड्ढा खोदने लगती है, रामचंद्र जी सामने आ जाते हैं। मर गए रे। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी। क्यों, क्या सोचने लगा भानु? माफ कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस शराब से मुक्ति चाहिए। ये क्या अगड़म बगड़म बोल रहा है? शराब से मुक्ति चाहिए तो प्रायश्चित कर और कसम खा, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। नहीं करूंगा मालिक। मुझे पुलिस को मत सौंपिएगा, चाहे नौकरी से निकाल दीजिए। मैं कल ही चुपचाप गांव छोड़ के चला जाऊंगा। मैं नया काम देख लूंगा और कभी चोरी नहीं करूंगा। वादा? वादा मालिक, वादा। अरे भाई, अगर तुम वफादारी की कसम खाओगे तो मैं तुम्हें काम छोड़कर कैसे जाने दे सकता हूँ? आप सच में महान है मालिक, आप सच में महान है। महान तो वो ऊपर वाला है। अब चलो काम पर लग जाओ। शिक्षा, अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। अपने पराए, घर की लड़ाइयाँ कितनी भी हो, लेकिन ये भी सच है कि किसी पर कोई आपत्ति हो तो अपना ही परिवार साथ देता है। भैया, मेरे पीछे पुलिस लगी है, प्लीज मुझे बचा लो। रवि और राज दो भाई, लेकिन दोनों में कभी नहीं पटी। अरे क्या हुआ छोटे, क्या कर दिया तूने? अरे कुछ नहीं भैया, मेरा दोस्त है ना राजू, वो मुझे लेकर बैंक गया था। मुझे नहीं पता भैया कि वो वहाँ बैंक लूटने जा रहा है। मैं उसके साथ बैंक में घुसते ही सीसीटीवी कैमरे में दिख गया हूँ। अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है भैया, मुझे बचा लो। राज कुछ सोचता है, फिर कहता है, ओके, तुम यहीं रुको, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैं बात करता हूँ। तभी वहां रवि की बीवी राज की बीवी के साथ आ जाती है। तुम लोगों के घर जब तक पुलिस का आना जाना है, बच्चों को यहीं छोड़ दो, उन पर असर ठीक नहीं पड़ेगा। तभी वहां पुलिस आ जाती है। चलो चलो, कौन है रवि, थाने चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। अरे वो तो पुलिस स्टेशन चलकर ही पता चलेगा कि कुछ पता है कि नहीं, चलो। कहानी का फ्लैशबैक। भैया, मुझे मेरे मकान में हक चाहिए ही चाहिए। अरे लेकिन छोटे, अभी मेरे बच्चों पर काफी खर्चा है, तेरी भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बजट बिल्कुल नहीं है कि मैं अलग होकर रहूं। देख लो भैया, 1 महीना है तुम्हारे पास, जल्दी से घर खाली कर दो। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया, मेरे शरीर में अभी इतनी हिम्मत भी नहीं कि घर को खाली करे। तो क्यों अपना पोषण बेचा भाभी? अरे तुम तो जानती हो, पिताजी की बीमारी के कारण उन्हें हमारी जरूरत थी, कैसे आते पैसे। ससुर जी तो बूढ़े थे भाभी, उनकी बीमारी में भी पैसे लगाना कौन सा अकल का काम था। तो क्या पिताजी को मैं मरने के लिए छोड़ देता? अरे रवि, तू तो समझ, पापा को हमारी जरूरत थी, उन्होंने हमारे लिए हर वो काम किया जिससे हमें खुशी मिले। बैक टू रवि, जो जेल में बैठा है। ये मैंने क्या कर दिया था? मैं ना पिता का हुआ ना ही भैया का। मेरे साथ जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। तभी वहां पुलिस वाला आता है। रवि, तुमसे कोई मिलने आया है। भाभी, आप यहाँ क्यों आई? पुलिस स्टेशन है ये भाभी। भैया, आपकी जगह मेरा भाई होता तो क्या मैं नहीं आती? अच्छा, ये खाना ले लीजिए, खा लीजिएगा। आपके भैया लगे हैं वकीलों और पुलिस वालों से बात करने में, डरने की कोई बात नहीं। जब आपने गुनाह किया ही नहीं तो सजा भी नहीं मिलेगी। रवि भाभी को देखकर रोने लगता है। घर में साक्षी चुपचाप बैठी होती है कि तभी सोनम कहती है, अरे साक्षी, क्या हुआ, परेशान क्यों हो रही हो? भाभी, अभी अभी पुलिस स्टेशन से खबर आई है, इन्हें बड़े जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। मैं क्या करूंगी भाभी? रो मत, हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। लेकिन उसमें तो बड़े पैसे लगेंगे दीदी, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे क्यों, ये मकान है ना, और मेरे कुछ गहने भी है। साक्षी की आंखों में पानी आ जाता है। पर दीदी, ये तो आप और भैया की मेहनत की कमाई है।
पापा के बाद भी तो हम लोगों का सब खत्म हो गया था। पापा को तो बचा नहीं पाए, लेकिन भैया को जरूर बचा लेंगे। और भगवान चाहेंगे ना तो दोनों भाई मिलकर इससे भी बड़ा मकान खड़ा कर लेंगे साक्षी। थोड़ी देर में राज वहां आता है। सोनम सही कह रही है साक्षी, पैसों की कमी के कारण किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलती। राज एक अच्छा सा वकील करता है। सोनम और साक्षी बचाए पैसे और अपने गहनों को बेचकर रवि का केस लड़ते हैं और जल्द ही रवि जेल से बाहर आ जाता है। रवि राज को गले लगाकर कहता है, भैया मुझे माफ कर दो, मुझे साक्षी ने सब कुछ बताया है। भैया आपने मुझ पर विश्वास किया, मेरे लिए दिन रात मेहनत की, भाभी ने अपने गहने तक बेच दिए। भैया आपने तो पापा के लिए भी पैसे नहीं देखे, लेकिन मैं बहुत ही सेल्फिश निकला। भैया एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। अरे भाई अपने तो अपने ही होते हैं, पापा ने हमारे लिए क्या नहीं किया ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और फिर तू तो मेरा भाई है, पैसे से बढ़कर रिश्ते होते हैं भाई।